जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जुनूनियत, इश्क और बदले की, एपिसोड नंबर 21। अब तक आपने पढ़ा। मान्या सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत ज़्यादा टूट गई थी। अपने टूटे हुए इमोशंस को वो श्रेयांश के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए गुस्से में वो बाथरूम की तरफ गई और दरवाज़ा बंद करके वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। अब देखना ये है कि इन दोनों के बीच की यह दीवार कैसे टूटती है अब आगे। वहीं बाहर श्रेयांश यही सोच रहा था कि मान्या से वह कैसे बातचीत करे। श्रेयांश को पता तो था कि गलती सिर्फ उसी की है। बिना सच्चाई का पता लगे उसने मान्या के इमोशंस के साथ खेला, लेकिन अब बस उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कैसे भी करके मान्या को यह यकीन दिलाना चाहता था कि उसे उसकी गलती का एहसास है और इसके लिए वह तहे दिल से उससे माफ़ी मांगने को तैयार भी है। लगभग आधे घंटे बाद तक जब मान्या बाथरूम से बाहर नहीं आई तो श्रेयांश को मान्या की चिंता होने लगी। श्रेयांश ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला। श्रेयांश बोला, मान्या तुम ठीक हो ना? दरवाज़ा खोलो। मान्या देखो, हमारे बीच चाहे कुछ भी हो, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवाज़ा खोलो। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मान्या ने दरवाज़ा खोला तो श्रेयांश ने दरवाज़ा खोलते ही मान्या को देखा तो उसकी आंखें रोने के कारण लाल और थोड़ी सी सूज चुकी थी। मान्या ने श्रेयांश की तरफ न देखते हुए सीधे बेड की तरफ जाकर पिलो पकड़ा और सोफे के पास आते हुए बिना श्रेयांश की तरफ देखकर ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। श्रेयांश मान्या की इस हरकत से थोड़ा चौंक गया था। श्रेयांश ने मान्या को उठाया और उसे ब्लैंकेट सहित बेड पर पटक दिया। मान्या कुछ बोलती उससे पहले ही श्रेयांश बोला, बस बहुत हुआ, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूँगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, तो मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। तभी मान्या बोली, तुम मेरे पति सिर्फ दुनिया की नज़रों में हो। मैं शादी को नहीं मानती और जल्द से जल्द एक बार भाई और भाभी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं तुमसे तलाक लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे ऐसे झूठे रिश्ते निभाने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है। तभी श्रेयांश बोला, तलाक तो तुम्हें मिलने से रहा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे दूर जाती हो। वैसे यही बेड पर मेरे साथ सोओगी। वैसे भी इतना बड़ा बेड है तो तुम और मैं आसानी से सो सकते हैं। अगर दोबारा से सोफे पर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मान्या बोली, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मान्या ने ब्लैंकेट पकड़ा और पूरी तरीके से ओढ़ते हुए सो गई। श्रेयांश चेंज करने के लिए बाथरूम में गया। चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा कि मान्या सो चुकी है। श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि मान्या ने अपने फेस को ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। श्रेयांश घूमकर दूसरी तरफ आया। जैसे ही बेड पर सोने के लिए बैठा कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि बिस्तर गीला सा है। श्रेयांश ने एक नज़र बिस्तर की तरफ देखा और फिर अपने हाथ से बिस्तर को छूते हुए एक नज़र मान्या पर घुमाई, जो कि ब्लैंकेट के अंदर मुंह छुपाकर सो चुकी थी। श्रेयांश ने अपने गीले बिस्तर को देखा और फिर मन ही मन में बोला। श्रेयांश बोला, हो ना हो ये सब कुछ तुम्हारी करामात है मान्या, पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से अलग सोने दूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं गीले बिस्तर पर सोऊंगा तो तुम्हें भी सूखे बिस्तर पर सोने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। श्रेयांश ने मान्या को बिस्तर सहित उठाकर वापस से सोफे पर रखा। अचानक श्रेयांश की हरकत से मान्या हड़बड़ा उठी। वो चीख उठी। उससे पहले ही श्रेयांश ने मान्या के मुंह पर अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। श्रेयांश ने एक नज़र मान्या की तरफ देखा तो मान्या समझ गई कि श्रेयांश को पता चल गया है कि बिस्तर पर पानी मान्या ने गिराया है। मान्या ने फिर श्रेयांश को इग्नोर किया। तभी श्रेयांश बाथरूम में गया और वहाँ से जग से भर कर पानी लेकर आया। उसने पानी को मान्या की तरफ के सूखे बिस्तर पर गिरा दिया और फिर मान्या की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला। श्रेयांश बोला, बहुत शौक है ना बिस्तर गीला करने का, अब शौक से वहाँ पर सो। इतना कहकर श्रेयांश ने दोबारा से मान्या को उठाया और बिस्तर पर पटक दिया और खुद ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सो गया। तभी मान्या गुस्से से श्रेयांश की तरफ देखते हुए बोली। मान्या बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर को गीला करने की? श्रेयांश बोला। वैसे ही हुई जैसे कि तुम्हारी हुई थी मेरे साइड के बिस्तर को गीला करने की। बहुत शौक है ना बिस्तर गीला करने का, तो अब आराम से सो जाओ इस गीले बिस्तर में। इतना कहकर श्रेयांश ने पिलो और ब्लैंकेट को पकड़कर सोफे पर सो। मान्या ने श्रेयांश के ऊपर से उसका ब्लैंकेट हटाया और श्रेयांश के पाँव को खींचते हुए उसे सोफे के नीचे धक्का दे दिया और खुद सोफे पर आकर बैठ गई और बोली। मान्या बोली, इतनी आसानी से तो नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे साइड के बिस्तर को गीला करके मेरी नींद खराब कर दोगे? अगर मैं नहीं सो पाई तो तुम भी नहीं सो पाओगे। श्रेयांश बोला, सोने का इतना ही शौक है तो ज़मीन पर सो जाओ, पर अगर दोबारा मुझे सोफे पर फेंकने की कोशिश की तो उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। तभी मान्या बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, एक काम करते हैं, मैं जाकर मम्मी पापा से बोल आती हूँ। उसके बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ है और हमारे बीच ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ डिस्क्राइब करके अपने मम्मी पापा को कैसे बताना है ये सोच लेना। श्रेयांश ने तीखी नज़रों से मान्या की तरफ देखा तो मान्या ने अपने कमर पर हाथ रखा। श्रेयांश बोला, ठीक है जाओ बोल दो, तुम्हें ही आदर्श बहू बनने का शौक था। कैसा लगेगा घर वालों को ये सुनकर कि उनके आदर्श बहू अपने पति से पहली ही रात लड़ाई करके इतना सब कुछ करके शिकायत करने उनके पास आ रही है। मान्या को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि श्रेयांश उसके इस जाल में नहीं फंसेगा। मान्या ने सोफे से उसके पैरों को खींचते हुए श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा। मान्या बोली, तुम्हें ज़मीन पर सोना है तो सो जाओ, सोफे पर मैं सोऊंगी क्योंकि पहले सोफे पर मैं ही सोने आई थी। बहुत शौक था ना तुम्हें साथ सोने का, अब ज़मीन पर सो। इतना कहकर मान्या ने श्रेयांश की तरफ पीठ की और चुपचाप सोफे पर सो गई। मान्या शांति से सो चुकी थी, लेकिन श्रेयांश गुस्से से मान्या को ही देख रहा था। ही मान्या यह सोच रही थी कि अचानक से इतनी शांति कैसे हो गई। वो मन ही मन में इस बात से खुश हो रही थी कि शायद श्रेयांश उसे डर के चुपचाप से ज़मीन पर सोने के लिए चला गया है, लेकिन श्रेयांश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। श्रेयांश गुस्से में अपनी सांसों को बाहर निकालते हुए मान्या की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। मान्या ने तभी महसूस किया कि ना जाने क्यों कमरे में अचानक शांति हो गई। मान्या ने सुकून की सांस ली कि तभी श्रेयांश ने मान्या को ब्लैंकेट सहित उठाया और फिर खुद उसकी जगह पर आकर सोते हुए उसे खुद के ऊपर रख लिया। अचानक मान्या श्रेयांश की हरकत से थोड़ा घबरा गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही श्रेयांश मान्या के नीचे और मान्या श्रेयांश के ऊपर आ चुकी थी। श्रेयांश ने मान्या को कसकर पकड़ा और फिर ब्लैंकेट को अच्छे से ओढ़ते हुए मान्या की तरफ देखकर बोला। श्रेयांश बोला, अगर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो कसम से बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। सोना है तो चुपचाप ऐसे ही सो, क्योंकि मैं तो ज़मीन पर नहीं सोने वाला हूँ। और अगर अभी यहाँ पर सूखी जगह है तो सिर्फ ये सोफ़ा है। या तो मेरे साथ कॉपरेट करके एडजस्ट होकर सो जाओ या फिर ज़मीन पर सो, क्योंकि मैं अकेले तुम्हें सोफ़े पर नहीं सोने दूंगा। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि फूल सी राजकुमारी ज़मीन पर न सोकर अपने पति के साथ इसी सोफ़े पर सोए। इतना कहकर श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं मान्या कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी श्रेयांश आंखें बंद करके बोला। श्रेयांश बोला, मुझे घूरना और कोसना हो गया हो तो सो जाओ डार्लिंग, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तुम्हें और रात के 12 बज चुके हैं। सुबह सुबह हमारे घर में पूजा होती है और तुम तो घर की नई बहू हो तो तुम्हें पहली रसोई भी करनी है। वहीं मान्या गुस्से से उबलती हुई बिना कुछ बोले चुपचाप मुट्ठियों को दबाते हुए वैसे ही श्रेयांश के पास सो गई। श्रेयांश के चेहरे पर ये देखते ही मुस्कान आ गई कि मान्या बिना कुछ बोले चुपचाप सो गई है। श्रेयांश मन ही मन में बोला। श्रेयांश बोला, ये तो बस शुरुआत है डार्लिंग, तुम बस देखते जाओ। तुम्हारे सर पर ये जो भूत सवार है ना मुझसे दूर जाने का, कैसे इस भूत को निकाल कर बाहर फेंकता हूँ मैं। गुड नाइट स्वीट हार्ट। श्रेयांश ने ये ज़ोर से कहा और फिर मान्या के गाल पर किस कर दिया। मान्या कुछ कहती उससे पहले ही श्रेयांश ने मान्या को कस के दबाते हुए सुलाया और कहा, सो जाओ। अब मान्या कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुबह हो चुकी थी। प्रताप मैंशन में आद्या और रुद्रांश की एक प्यारी सी नींद निकाल कर वह दोनों उठ चुके थे। आद्या की नींद खुली तो उसने देखा अंश उसके और रुद्रांश के बीच में सोया हुआ है। आद्या ये सोच रही थी कि अंश कब आया। तभी आद्या के उठने से रुद्रांश की नींद भी खुल गई। रुद्रांश आद्या की तरफ देखते हुए बोला। रुद्रांश बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो आद्या? आद्या ने रुद्रांश की तरफ देखा और बोली। आद्या बोली, गुड मॉर्निंग रुद्रांश। रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। फिर आद्या रुद्रांश के पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोली। आद्या बोली, कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि अंश कब आया। रुद्रांश बोला, रात को तुम सो गई थी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा रूहिका या फिर अवंतिका भाभी होंगे, पर जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो अवंतिका भाभी ही थी। वो कह रही थी कि अंश को नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना, तो मैंने उनसे अंश को गोद में उठा लिया और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया और अंश को तुम्हारे पास सुला दिया। देखो कितने प्यार से सोया हुआ है ये। तभी आद्या अंश को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। आद्या बोली, वही तो देख रही हूँ,
कितनी सुकून भरी नींद सोया है ये, और तुम्हें तो ऐसे पकड़ कर सो रहा है जैसे तुम इसे अभी छोड़कर भाग जाओ। रुद्रांश ने आद्या के गालों पर थपथपाया और धीरे से कहा। रुद्रांश बोला, बहुत मिस किया है ना तुमने मुझे। आद्या, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बेस्ट फादर बन के दिखाऊँगा और बेस्ट हस्बैंड भी। तभी आद्या रुद्रांश के हाथों को पकड़ते हुए बोली, आई लव यू रुद्रांश, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। रुद्रांश बोला, मैं भी डार्लिंग। अच्छा तो चलो। आद्या बोली, कहाँ चलो? रुद्रांश बोला, नहाने के लिए। और कहाँ? आद्या बोली, बहुत शैतान हो तुम, चुपचाप से यहीं लेटे रहो। वैसे भी सब लोग उठने वाले होंगे और आज पहली रसोई की रस्म भी है। अच्छा लगता है घर की बहू मंदिर में देर से पूजा करने जाए। इतना कहकर आद्या झट से बाथरूम में भाग गई। उसे भागते हुए देख रुद्रांश के चेहरे पर हंसी छूट गई। रुद्रांश बोला, तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी देखकर मेरा दिन बन गया आज का। थोड़ी देर में अंश की भी नींद खुल गई। अंश जो कि रुद्रांश को पकड़े हुए था वो उठा और फिर रुद्रांश के ऊपर आकर बैठ गया। रुद्रांश ने अंश की तरफ देखा और बोला। रुद्रांश बोला, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा। अंश अपनी तोतली आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग पापा। अंश ने रुद्रांश को गले लगाया और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला। अंश बोला, पापा दादी बोल रही थी कि वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिलाएंगी, बहुत सारे टॉयज़ भी और बहुत सारी चॉकलेट्स भी, बहुत सारी आइसक्रीम भी। रुद्रांश बोला, ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब मिलेगा। आफ्टर ऑल तुम रुद्रांश प्रताप सिंह के बेटे हो। थोड़ी देर में आद्या भी फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। आद्या ने देखा अंश और रुद्रांश दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं। आद्या रुद्रांश से बोली। आद्या बोली, अब तुम भी नहा लो। तभी अंश रुद्रांश को पकड़ते हुए बोला। अंश बोला, मैं भी पापा के साथ नहाऊंगा। रुद्रांश ने अंश को गोद में पकड़ा और बोला, ठीक है, आज बेटा और पापा दोनों साथ में नाई नाई करेंगे। तभी आद्या बोली, वेरी गुड, अब से इसे नहलाने का काम तुम्हारा। रुद्रांश ने इतना सुना तो वो हंसने लगा और बोला, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्रांश ने अंश को गोद में पकड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं आद्या मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। राठौर मैंशन में भी सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई इधर उधर दौड़ रहा था। आखिर पहली रसोई की रस्म जो होने वाली थी, वहीं साथ ही में सुबह की आरती की तैयारी भी चल रही थी। मान्या की नींद खुली तो उसने देखा कि श्रेयांश ने उसे ऐसे पकड़ कर रखा है मानो अगर श्रेयांश उसे छोड़ दे तो मान्या ज़मीन पर गिर जाए। मान्या ने श्रेयांश को यूं एक नज़र देखा तो उसमें वह खो सी गई। तभी उसके कानों में श्रेयांश की आवाज़ आई। मान्या श्रेयांश को यूं निहार रही थी। तभी श्रेयांश मान्या से बोला। श्रेयांश बोला, मुझे निहारना हो गया हो तो उठोगी मेरे ऊपर से? कितनी भारी हो तुम। ऐसे भी मैं हूँ ही इतना हैंडसम और हॉट कि मुझे देखने के बाद किसी पर भी किसी और की नज़र नहीं जाती। यह तुम्हारी ही नहीं, हर लड़की का हाल होता है। कोई एक बार मुझे देख ले तो उसकी नज़रें मुझ पर ही टिक जाती हैं। इतना कहकर श्रेयांश ने अपनी आंखें खोल दी। मान्या जो कि श्रेयांश को अब तक निहारे जा रही थी, वो श्रेयांश की बातें सुनकर उसे इग्नोर करते हुए बोली। मान्या बोली, निहारना और तुम्हें? इतनी खूबसूरत भी नहीं हो तुम। वो तो तुमने मुझे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ है कि मेरा दम घुट रहा है। इससे पहले मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें भी ये फील करवाऊँ, इससे अच्छा होगा कि इज्जत से छोड़ो मुझे। जैसे ही मान्या ने यह कहा तो श्रेयांश मुंह बनाते हुए बोला। श्रेयांश बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह सुबह अपने पति को मारने की बात कर रही हो। भरी जवानी में विधवा होने का शौक है क्या? मान्या बोली, मेरा बस चलता तो मैं ये शादी ही नहीं करती। बस तुम्हारा सच मुझे शादी से पहले पता चल जाता। श्रेयांश बोला, ये क्या बात हुई? कुछ भी लड़ाई हो रही है, तुम बीच में कल वाली बात लेकर क्यों आ रही हो? मान्या बोली, क्योंकि वही एक बात है ना जो लॉजिकली सही है। श्रेयांश बोला, देखो मान्या, ये चीटिंग है। तुम बात बात में पुरानी बात उछाल कर नहीं ला सकती। मान्या फिर श्रेयांश को टॉन्ट मारते हुए बोली। मान्या बोली, तुम पुरानी बात का बदला लेने के लिए शादी कर सकते हो, तो मैं पुरानी बात को उछाल नहीं सकती। श्रेयांश ने इतना सुना तो उसने अपना सर पटक लिया और बोला। श्रेयांश बोला, हे प्रभु, कितना सुनाती हो तुम, ताने दे देकर पूरी जिंदगी बिता दोगी क्या मेरे साथ? मान्या बोली, इतने भी अच्छे नहीं हो तुम कि तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का ख्वाब देखूं मैं। 6-7 महीने पूरे होती तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। श्रेयांश बोला, ऐसे कैसे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। शादी की है तुमसे मैंने, और इस शादी को करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं ये तो तुम समझ ही गई होगी। मान्या बोली, जैसे तुमने शादी करने के लिए पापड़ बेले हैं, अब मैं शादी को तोड़ने के लिए पापड़ बेलूंगी। श्रेयांश बोला, बड़ी चंट हो तुम तो, सुबह सुबह अपने पति से जुबान लड़ा रही हो, शर्म नहीं आती? मान्या बोली, शर्म तब आती ना जब पति अपने आप को शर्मसार करने वाले काम ना करता। श्रेयांश ने अपने ऊपर से मान्या को उठाया और मान्या को खड़ा करते हुए बोला। श्रेयांश बोला,
बड़ी गंदी हो, बीच बीच में ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो। मान्या फिर श्रेयांश को ताना मारते हुए बोली, वाह, तुमने बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा और मैं ताने भी ना मारूं। खैर, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात का मूड तो ख़राब किया ही था, सुबह सुबह मुझे अपना दिमाग और मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। इतना कहकर मान्या बिना श्रेयांश की बात सुने वार्डरोब की तरफ गई और अपने कपड़े निकाल कर सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। मान्या ने श्रेयांश को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। वहीं श्रेयांश अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। श्रेयांश बोला, अगर कल सच्चाई पता न चलती तो मेरा बदला लेने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता। ये तो मुझे बदला लेते टाइम भी लपेटे में ले लेती। पता नहीं अचानक से इसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है। लंदन में तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं गर्लफ्रेंड बीवी बनती इतनी ज़्यादा डेंजर कैसे हो जाती है। खैर, अब जब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अलग तो तुम्हें मैं होने नहीं दूंगा खुद से, इतनी आसानी से तो नहीं। वैसे भी तुम मेरी हो। इतना कहकर श्रेयांश स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में मान्या बाथरूम से बाहर आई। उसने साड़ी पहन रखी थी। बाल हल्के गीले थे जिन्हें मान्या ने हेयर ड्रायर से सुखाकर सही कर लिया था। थोड़ी देर में मान्या तैयार होने लगी। मान्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसके बॉर्डर में छोटे छोटे क्रिस्टल्स का वर्क किया गया था। ये साड़ी उस पर बहुत फब रही थी। तैयार होने के बाद मान्या ने जैसे ही सिंदूर को पकड़कर अपनी मांग में भरा, फिर उसे वो सारी बातें याद आ गई कि कैसे श्रेयांश ने ये शादी उसका इस्तेमाल करने के लिए की। उसका मन फिर से कड़वा हो गया। श्रेयांश को लेकर उसका गुस्सा, जो कि थोड़ी देर पहले शांत हुआ था, वो अचानक बढ़ गया। मान्या की आंखों से हल्के आंसू बह रहे थे जिसे मान्या ने बड़ी मुश्किल से साफ किया। मान्या खुद से बोली, सोचा नहीं था कि शादी के बाद पहली सुबह ऐसी होगी। खैर, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता थोड़ी ना है। तुम्हें लेकर भी तो मेरे बहुत से थॉट्स थे श्रेयांश, लेकिन हुआ वही जो सच है। तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। उन्हें अगर ये सच्चाई मालूम हुई तो वो लोग टूट जाएंगे, शायद तुमसे नफ़रत करने लगे। और मैं यह कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नफ़रत करें। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई मनमुटाव होता है तो कहीं इसका सीधा असर भाई और भाभी की ज़िंदगी पर ना पड़े। वैसे भी भाई और भाभी इतने साल दोनों अकेले सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी ज़िंदगी में एक और मुसीबत आए। बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन श्रेयांश, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। इतना कहकर मान्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए नीचे हॉल की तरफ चली गई। एक दूसरे से लड़ झगड़ने के बाद दोनों ही बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चले गए थे। थोड़ी देर बाद मान्या और श्रेयांश दोनों ही तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच चुके थे, जहां सभी लोग आरती की तैयारी में व्यस्त थे। मान्या ने रेड कलर की बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके बॉर्डर में क्रिस्टल वर्क किया हुआ था। हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और गले में एक छोटा सा प्यारा नेकलेस उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। मान्या एक प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। श्रेयांश ने मान्या को देखा तो वो तो उसे देखता ही रह गया। तभी शिवांगी ने देखा कि मान्या सीढ़ियों से उतर रही है और नीचे की तरफ आ रही है। नीचे हॉल में पहुंचते ही मान्या ने घर के सभी बड़ लोगों को प्रणाम किया और फिर आशीर्वाद देकर मंदिर की तरफ गई, जहां शिवांगी ने आज की आरती की थाल मान्या को देते हुए आरती की शुरुआत करने के लिए कहा। मान्या ने एक प्यारा सा भजन गाते हुए आरती की शुरुआत करी। सुबह सुबह का माहौल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव हो चुका था। आरती पूरी हुई तो सभी लोग आरती की थाल से आरती लेने लगे। थोड़ी देर में शिवांगी और रवीना दोनों ही मान्या को पहली रसोई के बारे में बताया। हालांकि मान्या को खाना बनाना उतने अच्छे से नहीं आता था, लेकिन रवीना और शिवांगी दोनों ने ही मान्या से सिर्फ हाथ लगाने के लिए कह दिया, जिससे रस्म पूरी मानी जाती। लेकिन मान्या ने जब शिवांगी और रवीना दोनों से ये कहा कि वो खाना बनाना सीखना चाहती है और इस रस्म को करना चाहती है, तो उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। शिवांगी ने मान्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शिवांगी बोली, ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद कर देते हैं, खाना तुम ही बनाना, लेकिन खीर का हम सारा सामान तैयार करके रख देंगे। तभी रवीना शिवांगी से बोली, शिवांगी, तुम मान्या के साथ किचन में रहो, मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। शाम को रिसेप्शन पार्टी भी तो है और बाहर रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, मैं उन्हें चाय कॉफ़ी सर्व करवाती हूँ। शिवांगी बोली, ठीक है भाभी, आप ये काम कर लीजिए, मैं तब तक किचन में देखती हूँ। और हाँ, ये देखिए तो ज़रा कि आरोही उठी है कि नहीं उठी है। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का, न जाने नील के घर जाकर कैसे उठेगी जल्दी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी आरोही की। आरोही झट से शिवांगी के गले लग गई और बोली, आरोही बोली, क्या माँ, आप भी ना, देखो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, और हाँ, मैं भी भाभी के साथ मदद करूँगी। शिवांगी बोली, रियली बेटा, ज़रा बताना खीर कैसे बनती है। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मा, ये तो बड़ा आसान है। सबसे पहले चावल लो,
उसमें दूध डालो, उसमें ड्राई फ्रूट डालो और बना दो, बन गई खीर। तभी रवीना अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा कच्ची खीर खिलाने का इरादा है क्या? गर्म करके कौन पकाएगा खीर को? तभी आरोही बोली, हाँ पर मुझे गैस चलाने में डर लगता है। इतना सुनते ही मान्या, शिवांगी और रवीना तीनों को ही जोर से हंसी आ गई। शिवांगी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली। शिवांगी बोली, क्या करूँ मैं इस लड़की का? शिवांगी ने आरोही को अपने पास खड़ा किया और बोली। शिवांगी फिर बोली, आज तुम दोनों खीर बनाना सीखोगी। मान्या बेटा, आरोही भी तुम्हारे साथ पूरी मदद करेगी। मान्या भी धीरे धीरे हंस रही थी। तभी आरोही मान्या से बोली। आरोही बोली, भाभी आप भी मेरी तरह हो, आपको भी गैस से डर लगता है? तभी मान्या बोली, नहीं नहीं, मुझे गैस से डर नहीं लगता, पर मुझे खीर बनानी नहीं आती। कभी किचन में जाना नहीं हुआ। हाँ, चाय, मैगी, टोस्ट, ब्रेड, सैंडविच बना लेती हूँ, पर ज़्यादातर काम मैं ही रहती हूँ तो किचन के पास और किचन के काम उतने सीखे नहीं हैं। तभी शिवांगी बोली, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी यहाँ काम करने के लिए काफ़ी लोग हैं, तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। हम लोग भी तो काम करते हैं, और जब तुम फ्री हो तब हमारे साथ कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हो, हम तुम्हें खाना बनाना भी सिखा देंगे। तभी मान्या एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, तो फिर तय रहा, संडे को हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना सीखूंगी। तभी रवीना मुस्कुराते हुए मान्या की नज़र उतारते हुए बोली। रवीना बोली, नज़र ना लगे तुम्हारी इस मुस्कुराहट को, चलो अब काम पर ध्यान दो, सभी लोग मेहमानों को अभी ब्रेकफास्ट करवाना है। हंसी मजाक में पता चला लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट हो रहा है। इतना सुनते ही तीनों फिर हंस पड़े। रवीना बाकी मेहमानों को देखने के लिए और चाय कॉफ़ी देने के लिए चली गई। वहीं शिवांगी, मान्या और आरोही दोनों को ही खीर बनाना सिखा रही थी। थोड़ी देर में शिवांगी की मदद से मान्या ने खीर बना ली। साथ ही में जो आरोही किचन में गैस चलाने से भी डरती थी, वो भी धीरे धीरे मान्या के साथ खाना बनाना सीखने लगी। शिवांगी मन ही मन में खुद से बोली, ऐसा ही प्यार तुम दोनों में हमेशा बना रहे, जैसे खुश हमारी मान्या रह रही है, भगवान करे हमारी आद्या के जीवन में भी हमेशा वो खुशी बरकरार रहे। शिवांगी किचन से बाहर आई। उसने ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन चुका था और खीर भी बन चुकी थी। थोड़ी देर में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। जैसे ही मान्या ने सभी को खीर खिलाई तो सभी लोग बहुत खुश हुए। खीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। सभी लोगों ने मान्या को नेक और गिफ्ट दिए। सबसे पहले सागर जी और अविका जी ने मान्या को बहू को दिए जाने वाले खानदानी जेवर दिए, जिसे देखकर मान्या बहुत खुश हुई। वो गिफ्ट एक बहुत खूबसूरत सा था। तभी अविका जी मान्या से बोली। अविका जी बोली, बेटा तुम मेरी पोता बहू हो, मेरी दोनों बहुओं से भी ज़्यादा प्यारी हो तुम मेरे लिए। ये हमारा खानदानी जेवर है। हमारे खानदान में जब कोई नई बहू आती है तो उसे पहली रसोई पर ये जेवर दिया जाता है। ये जेवर शिवांगी और रवीना को दिया गया है। अब इस पीढ़ी की पहली बहू तुम हो तो ये जेवर तुम्हारा है। इसके बाद शिवांगी और रियांश की बीवी आएगी तो उन्हें भी दिया जाएगा। ये लो, इसमें हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है। मान्या ने उस जेवर के बॉक्स को लिया और उसके बाद अविका जी और सागर जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेने लगी। तभी आरोही मान्या से बोली, भाभी दिखाओ तो सही कैसी ज्वेलरी है। मान्या ने मुस्कुराते हुए ज्वेलरी का बॉक्स खोला तो उसमें एक खानदानी नौलखा हार था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। कुंदन और विभिन्न प्रकार के मोती, हीरों से बना हुआ वो हार बहुत सुंदर लग रहा था। तभी मान्या मुस्कुराते हुए अविका जी से बोली। मान्या बोली, दादी माँ ये बहुत प्यारा है, थैंक यू। अविका जी ने प्यार से मान्या के सर पर हाथ फेरा और उसके बाद रवीना की माँ रश्मि जी ने मान्या को नेक दिया। रश्मि जी का डायमंड का बिजनेस था तो उन्होंने मान्या को बहुत प्यारा डायमंड का ब्रेसलेट और कान के बूंदे गिफ्ट किए, जो दिखने में बहुत सुंदर थे। ऋषिता जी मान्या से बोली, बेटा ये मैंने खास तुम्हारे लिए डिज़ाइन करके बनवाया है। तुम बिजनेस करती हो, वहाँ मिनिमल ज्वेलरी कैरी करनी होती है और ये तुम्हारे साथ तुम्हारे लुक को बहुत अच्छे से इन्हेंस करेगी। तुम बहुत सुंदर लगोगी इन्हें पहनकर। मान्या ने मुस्कुराते हुए ऋषिता जी का आशीर्वाद लिया और बोली। मान्या बोली, ये बहुत सुंदर है नानी जी। मान्या ने अपनी मुस्कुराहट से वहाँ सभी का दिल जीत लिया था। शिवांश और शिवांगी दोनों ने ही मान्या को नेक के तौर पर ज्वेलरी और शिवांश ने श्रेयांश और मान्या को हनीमून पर भेजने के लिए हनीमून टिकट्स गिफ्ट के तौर पर दिए। शिवांश और श्रेयांश और मान्या की तरफ देखते हुए बोला। शिवांश बोला, ये रहा तुम दोनों का सबसे प्यारा गिफ्ट। तुम दोनों नेक्स्ट वीक के लिए घूमने जा रहे हो, सारा इंतज़ाम हो गया है और इस एनवलप में तुम दोनों के टिकट्स हैं। मान्या मुस्कुरा उठी। उसके बाद अरमान और रवीना ने मान्या और श्रेयांश को वह गिफ्ट दिया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। अरमान मान्या के पास आया और उस गिफ्ट बॉक्स को उसके हाथों में रखते हुए उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला। पर उस गिफ्ट को देखकर शिवांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अरमान क्या गिफ्ट देने वाला है ये बात शिवांश बहुत अच्छे से जानता है
और रवीना और शिवांगी भी जानती हैं कि अरमान क्या गिफ्ट देने वाला है। वह दोनों इस बात से खुश थे कि तभी सभी घर वालों के सामने मान्या को यह तोहफा मिलेगा। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट देने वाला है अरमान, और ऐसा क्या कहा अरमान ने मान्या से जिसकी उम्मीद किसी को न थी, जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। घर वालों का इतना प्यार पाकर मान्या खुशी से झूम चुकी है। अब देखना ये है कि आगे कितने और गिफ्ट्स मिलते हैं मान्या को, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को मिस न कर पाएँ। धन्यवाद।